साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन उसमें से दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 1 घंटे से कम का वक्त तीसरे चरण की वोटिंग में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। संजीव कौशिक जी भी इस वक्त हमें जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले सतीश के सिंह जी, आपके पास आते हुए सवाल, बिहार चुनाव में जो हम अनुमानित की बात कर रहे हैं क्योंकि तीसरे चरण का भी पूरा अंदाजा नहीं, 46% वोटिंग 3 बजे तक हुई है। अगर ये 54% या इससे ज्यादा का कुछ समीकरण बनता है ओवरऑल वोटिंग का, क्या इशारा करता है सतीश के सिंह जी? देखिए, बिहार में मैं शुरू से कह रहा हूं कि वहां पर एक लहर चल रही है वांट्स की, जरूरत की, रोजमर्रा की जिंदगी की, जद्दोजहद की। और जो कोरोना, अमेरिका में तो हमने देखा ही, बिहार में भी वोटिंग में कोरोना को हरा दिया बिहार ने। तो वोटिंग परसेंटेज तो मेरे ख्याल से ज्यादा, दोनों जो चरण हुए हैं उससे ज्यादा होगा। अब लहर जो है, लहर अब किस तरफ क्या बैठा है ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं वेव ऑफ वांट्स जिसको कह रहा हूं वो निश्चित रूप से बिहार में है। लोग, त्रस्त लोग, मजबूर लोग, और जो एक तरह से हालात खराब हैं, उसके चलते कुछ गुस्से में, कुछ हमदर्दी में, कुछ आक्रोश में वोट देने निकले। सतीश जी, इससे पहले कि रचना मेरी सहयोगी संजीव कौशिक जी, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनसे सवाल पूछे, मैं आपने जो बात अभी कही वेव ऑफ वांट्स, क्या ये माना जाए कि अगर हम 54% या इससे ज्यादा के मतदान की उम्मीद अभी कर रहे हैं, कोई चेहरा या कोई दल इस बार किसी वेव का हिस्सा बना नहीं है इन चुनाव में? देखिए, एक चेहरा, देखिए, आप तेजस्वी यादव का क्या होता है मैं नहीं जानता। जमीन पर क्या लालू जैसा वो वोट कैचर या वोट मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट वाले हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात तो पक्का है कि इस बार का एजेंडा अगर बिहार में सेट किया गया है तो उसका जो सेहरा बंधेगा वो तेजस्वी यादव पे बंधेगा। जी, तो बिहार चुनाव का अनुमानित 54% वोट प्रतिशत क्या कहता है? और हालांकि हम समझ रहे थे कि संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ रचना मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब जुड़े हुए हैं। सवाल पूछ लीजिए। और नेमतुल्लाह साहब से भी हम पूछेंगे कि ये जो फिलहाल अनुमानित वोटिंग परसेंटेज है, ये किस तरफ इशारा करता है? हालांकि आप तो जेडीयू का पक्ष लेंगे, लेकिन हम क्यों ना कहें कि विपक्ष भी इस बार बहुत उभरता हुआ नजर आ रहा है। जो है वो बढ़ चढ़कर विकास के प्रति हिस्सा ले रहा है। नीतीश जी जिस तरह से काम किया है तो उससे लोगों में एक आकर्षण बढ़ा है और इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग ले रहे हैं। खास तौर से महिलाएं जो है वो निकल के जो आ रही हैं, वो महिलाओं, वुमेन एम्पावरमेंट जो दिया है पंचायत में, चुनाव में दिया, जो बच्चियों को एजुकेशन में साइकिल योजना और सारी पोशाक योजना का जो है घर में जो चर्चा चलता है, तो इसी से आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सारे लोग। फिर से पुनः नीतीश कुमार जी के सिंबल पर लेकिन नेमतुल्लाह साहब, बिहार की जनता ये भी पूछ रही है कि 15 साल कम रह गए थे क्या? जो 5 साल और आप मांग रहे हैं, क्या 15 साल कम रह गए थे? जिन दावों को आप मैनिफेस्टो के जरिए लोगों के सामने रखते रहे, उसके लिए 5 साल और की जरूरत क्यों रही? में एक आकर्षण बढ़ा है उनके प्रति, इसलिए वो वोट निकल के आ रहा है और देख रहा है कि आने वाले वक्त में अगर नीतीश कुमार पुनः चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो आगे और विकास की गाड़ी बढ़ेगी। ठीक है,
ठीक है, हमारे साथ एक एक करके और भी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम तारुफ करवाएंगे, लेकिन लगातार कुछ सवाल हैं जो बिहार की जनता के मन दिल जहन में रहे राजीव, जब वो वोट करने के लिए पहुंचे, और इन्हीं सवालों में से कुछ चुनिंदा सवाल हमने उठाए हैं। अब दूसरा सवाल कौन सा है जो बिहार की जनता के जहन में सबसे ज्यादा रहा, वो आप जान लीजिए। बिहार चुनाव का जो अनुमानित 54% है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, ये हमारा पहला सवाल था। और दूसरा सवाल, इस बार सबसे बड़ा दल कौन उभरता हुआ दिख रहा है? दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और इससे पहले संजीव कौशिक, जिनका हमने नाम लिया था, संजीव कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, और जाहिर सी बात है कि सवाल के जवाब में आप किन तथ्यों को, किन बातों को रखेंगे वो हम भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी सवाल हमारा ये है, और आप क्योंकि राजनीति से जुड़े हैं, आपको सबसे बड़ा दल उभरता हुआ इन चुनाव में कौन लग रहा है? क्या वो बीजेपी ही है, या फिर जेडीयू उभरता दिख रहा है, या फिर महागठबंधन से कोई दल? मेजॉरिटी में आएगा, एनडीए की जो है मेजॉरिटी होगी। तो हम कोई अलग नहीं है, एक ही एनडीए के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारा जो है नीतीश कुमार जी की जो है लीडरशिप में गवर्नमेंट बनेगी और एनडीए बहुमत लेके निकलेगी और बड़ा बहुमत लेके आएगी। इसके पीछे हमारा ये है कि हमने विकास किया है, हमने विनाश की राजनीति को छोड़ा है, हमने अमन कानून को बहाल किया है, हमने मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश किए हैं, हमने कोसी और गंगा पे पुल बनाए हैं, रास्ते छोटे किए हैं, गांव में लाइट लेके आए हैं, 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो हमने कोशिश की है हर काम जो है वो उसको पूरा करने की, विकास की बात करने की। तो हमें जो है ये सरकार जो है इस बार फिर हमारी बनेगी, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि फिर वो 15 साल का राज आए जिसमें 7.5 साल लालू जी राज कर रहे थे और 7.5 साल जो है राबड़ी जी ने राज किया। आज इन लोगों को जो बात करते हैं बदलाव की, ये तो उनकी फोटो भी वहां लोगों के सामने, चित्र भी पेश नहीं करना चाहते कि कहीं लोगों को वो जो दोबारा है वो याद ना आ जाए कि कैसा विनाशकारी रहा, कैसे लूटपाट हुई, कैसे किडनैपिंग हुई। दोहरा रहे हैं ना इकबाल सर, आप जिन जिन मुद्दों को दोहरा रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, असल में बिहार की जनता तक वो उन योजनाओं का लाभ पहुंचा क्या, बिहार में वाकई विकास हुआ क्या? इसीलिए ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम लगातार बनी हुई थी और हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश के पास हम चलेंगे और ये जानेंगे कि बिहार की जनता जब उनसे बातचीत कर रही थी, क्या वाकई ये स्वीकार कर रही थी क्या कि बिहार का विकास हुआ है? लेकिन उससे पहले आरजेडी एमएलए रामदेव यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामदेव जी, आपको क्या लगता है इन चुनावों में जो सबसे बड़ा दल है उभरता हुआ वो कौन सा है? हालांकि आप तेजस्वी की साइड लेंगे। नहीं, मैं तो आपको कहना चाहता हूं, आवाज जो धरती से आ रहा है, मिट्टी से, बिहार की मिट्टी से जो आवाज आ रही है वो महागठबंधन की आ रही है। और बड़े दल के रूप में किसी से भी पूछ लीजिए आप आम जनता से, आरजेडी 128 सीट हम जीतेंगे, 128 सीट सिर्फ आरजेडी जीतेगा और हम 150 से ऊपर सीट महागठबंधन के जीतने जा रहे हैं। ठीक है, जमीनी हकीकत जानना जरूरी है। राकेश, अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने बड़े बड़े दावे और वादे करके आम लोगों के बीच पहुंची, लेकिन बिहार की जनता के दिल में धड़क कौन रहा है आखिरकार? देखिए रचना, जहां तक बिहार की जनता की बात है, लगातार हम लोग तीनों चरणों के विभिन्न जिलों का दौरा हम लोगों ने किया, आम जो जनता थी उससे जानने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर अगर बात करें तो एक मुद्दा कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, और ये जरूर था, ये मुद्दा था, लेकिन युवाओं में जो एक तबका था उसमें रोजगार का मुद्दा भी था। अब इसी को अगर बात करें आरजेडी की ओर से, तो आरजेडी और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था। अगर आप उनसे कोई भी प्रश्न कीजिए तो वो रोजगार को लेकर तीखा सवाल उसका जवाब देते थे। रोजगार नहीं है बिहार में, लोग बेरोजगार हैं, युवा जो हैं, युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं है। तो एक नैरेटिव सेट करने की उनकी ओर से लगातार कोशिश की गई थी,
लेकिन ये जरूर है, पहला फेज की बात अगर रचना करें तो पहले चरण में जो विकास बनाम जो मुद्दा था रोजगार, वो एक अहम मुद्दा था। लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में जो एनडीए है वो अपनी नैरेटिव सेट करने में एक आगे दिख रही थी, आगे दिख रहा था। चलिए चलिए मैं आपके पास आऊंगा। ये 5 बजे तक का बिहार विधानसभा चुनाव का जो तीसरा चरण है, 47.71% मतदान हो चुका है। अब तक हम 3 बजे तक का बता रहे थे, 5 बजे तक में 47.71% मतदान हो चुका है। यानी अब उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 घंटे में यह मतदान का प्रतिशत 4 से 5% जा सकता है। अगर लास्ट मोमेंट वोटर जो अंदर पहुंच जाते हैं, वो वोट कास्ट करने पहुंचते हैं, तो वो मतदान के प्रतिशत में कितना जंप आ सकता है। तब हम 54% का जो मान के चल रहे हैं, हाँ। करीब मान के चलिए कि 54%। और जो लोग अभी नहीं निकले हैं घर से, वो घर से निकले। ये अपील भी हमें करनी चाहिए। बिहार के जिन जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है, अगर घर से नहीं निकले हैं तो अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही राजीव, तीसरा सवाल वही है जो अभी राकेश जिक्र कर रहे थे, विकास बनाम रोजगार, और रोजगार का ही वादा तेजस्वी यादव ने किया। 10 लाख नौकरियों का वादा कितना कारगर रहा है, बड़ा सवाल है। 3 लाख का नहीं, ये तो बड़ा सवाल इसलिए भी है कि पूरा बिहार रोजगार की बात कर रहा है। 10 लाख नौकरियों का जो वायदा किया गया है आरजेडी की तरफ से, कितना कारगर, कितना सही, सटीक रहा है। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सतीश जी, आपके पास आते हुए आप लगातार बात कर रहे थे, वेव ऑफ वांट्स की आप बात कर रहे थे। 10 लाख नौकरियों का जो वादा तेजस्वी ने लोगों के बीच में रखा, वो कितना अंदर तक छू गया वोटर्स के दिल को? ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा छू गया है। देखिए, रोजगार का मतलब होता है रोजगार, धंधा, नौकरी, और इन तीनों चीजों से आमदनी आती है घर में। अब कोरोना काल में जो आमदनी है, शहर से लेके गांव तक, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है राजीव। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है कि घर में कोई पैसा देने की बात कर रहा है, रोजगार लाने की बात कर रहा है, तो ये हर घर में ये घर तो निश्चित रूप से कर गया है। और बिजली सड़क की बात है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि बिजली सड़क का काम नीतीश जी के शासनकाल में हुआ था, एनडीए के शासनकाल में हुआ था, लेकिन वो पहले हुआ था, अभी नहीं हुआ है। अभी लोगों को, जैसा मैंने कहा कि वेव ऑफ वांट्स जो मैं बार बार कह रहा हूं, उसका मतलब यही है कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, हमारे आमदनी का सवाल है, हमारे इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस का सवाल है। ये सारा जो सवाल है, ये हर व्यक्ति को छूता है राजीव। लेकिन सतीश सर, जिन जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, आप यकीन जानिएगा, जब ग्राउंड जीरो पर राकेश कुमार सिंह या फिर शुभ्रा सुमन पहुंचे हुए थे, जैसे मुद्दे उठ रहे थे या फिर जैसी तस्वीरें सामने आ रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी। क्योंकि सड़क नहीं, सुविधा नहीं, पानी नहीं, छत नहीं, अब यहाँ तक कि शौचालय भी नहीं। किस तरह की दिक्कत लोग झेल रहे हैं, परेशानी लोग झेल रहे हैं, हम और आप सिर्फ दूर से देख सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता समझती है कि मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं। इस बीच संजीव कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साथ ही साथ ऋषि मिश्रा सेफोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ऋषि, आपको क्या लगता है, इन चुनावों में सबसे ज्यादा हावी क्या लोगों के जहन और दिल में रहा होगा? क्या तेजस्वी के 10 लाख नौकरी वाला वादा लोगों के दिल को छुआ, प्रभावित किया होगा? क्या 10 लाख नौकरी के नाम पर लोगों ने वोट डाला होगा बदलाव के लिए? बिल्कुल सतीश जी के बात से मैं सहमत हूँ कि देखिए, कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने जो जनता का नब्ज है, खासकर युवा का, और रोजगार का मुद्दा उठा के कहीं न कहीं एनडीए को बैकफुट पे डाला है। और बहुत से और भी महत्वपूर्ण कारण है। एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के विरुद्ध रहा है, और आपके रिपोर्टर ने भी कई बार ग्राउंड जीरो से बताया है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी था। बीजेपी के विरुद्ध उतनी आक्रोश नहीं है, लेकिन जेडीयू के प्रति, खासकर नीतीश कुमार के प्रति, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कोरोना जैसे महामारी में जिस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया, गवर्नमेंट ने हैंडल किया, ब्यूरोक्रेसी ने हैंडल किया, उससे कहीं न कहीं जनता में नाराजगी थी। और उसका आपको फलस्वरूप आपको नतीजे में मुझे लगता है देखने को मिलेगा। और लड़ाई मेरे हिसाब से बीजेपी और आरजेडी के बीच होगी सिंगल लार्जेस्ट
कौन सी पार्टी हम बनती इन है? सवालों में आएंगे। दूसरा फैक्टर मैं 3-4 फैक्टर बता देता हूं। ऋषि भाई इन सवालों पे हम आएंगे क्योंकि ये सवाल आपको भी पता है। जी बोलिए समय थोड़ा कम है, ब्रेक लेना था। 2-3 फैक्टर बता देता हूं जिसके कारण आज नीतीश कुमार यदि बैकफुट पे हैं, सत्ता में आए नहीं आए ये कोई मैं भविष्य करता नहीं हूं। ऋषि जी, आप नाराजगी का जिक्र कर रहे थे, आप नाराजगी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन राजीव आप भी मानेंगे जब बिहार की खबरें आती रही, नाराजगी की वजह बहुत सी रही, लेकिन नाराजगी का खामियाजा बहुत सी पार्टियों और नेताओं को भी इन चुनाव में भुगतना होगा। राकेश से हम समझेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बात नाराजगी की होगी और नाराजगी का खामियाजा किसने और कब भुगता ये भी बताएंगे। कमाए घर में मिले रोजगार, बेटा बहरी न जाए कमाए घर में मिले रोजगार, BA MA में साल न बिगड़े हो, BA MA में साल न बिगड़े, चुनी हनी मन सरकार भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुना। चुनी है नियमन सरकार भैया बनाला अपन बिहार। और तीसरे चरण की वोटिंग में अब महज आधे घंटे का वक्त है और उसके बाद ये तमाम चीजें, तमाम सटीक हमारे आकलन आपके सामने होंगे, कौन कहां किस जगह पहुंच रहा है। लेकिन सवाल नंबर 3 से शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं और सवाल नंबर 3 यहां पर यह है कि तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरियों का वादा कितना कारगर रहा। एमडी नेमतुल्लाह जेडीयू से हैं इस वक्त। 10 लाख नौकरियों का वादा तेजस्वी जो उन्होंने जनता से किया, उसने कहीं बहुत आपके हाथ से बाजी छीनने का काम किया है नेमतुल्लाह साहब। आप देखिए 10 लाख नौकरी कैसे देंगे, इसका पूरा प्रक्रिया नहीं बताया उन्हें। 10 लाख पहले कैबिनेट में दिया है, कहां से नौकरी ले आएंगे, सैंक्शन कहां से होगा, इसमें बहुत सा होता है, कहां कहां नौकरी है, सरकारी नौकरी देने की बात कही है, कैसे देंगे इसका कोई खुलासा नहीं किया है। 10 लाख लोग समझ रहा है इस बात को कि ये सिर्फ लुभावना। अच्छा, जब 19 लाख नौकरी का वादा नीतीश कुमार ने किया तो उन्होंने समझाया क्या बिहार की जनता को कि 19 लाख नौकरी वो कहां से देंगे, तब पैसा कहां से आएगा? उन्होंने कहा कि हमने जो पिछले 15 साल में 95,000 नौकरी मिली थी और उसके बाद से 6 लाख से भी ज्यादा नौकरियां नीतीश कुमार ने दी। और आने वाले वक्त में जो उन्होंने वादा नेमतुल्लाह साहब वर्तमान में जीने की कोशिश शुरू कीजिए ना। कब तक वो 15 साल चलता रहेगा? सत्ता के लिए चुनाव महत्वपूर्ण होता है और चुनाव में लोगों तक बात पहुंचाना जरूरी होता है। कहीं बहुत तेजस्वी इस मामले में आगे निकल गए, ये आपको मानना पड़ेगा। वक्त ज्यादा नहीं बचा है, हम सवाल नंबर 4 पर आ रहे हैं। आपके भी तर्क हमने जान लिए, कमोबेश वही हैं जो अब तक नीतीश जी दे रहे थे। रचना, चौथा सवाल क्या है हमारा? और चौथा सवाल नाराजगी को लेकर है राजीव। नाराजगी, यहाँ पर नीतीश कुमार से नाराजगी सचमुच एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान क्या पहुंचा देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल भी बिहार की जनता के जहन में राजीव 100% रहा होगा। और साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि एलजेपी से जो नाराजगी एनडीए की रही, इसका भी नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान बहुत तेजी से उभरते हुए नेता इन चुनावों में रहे हैं। हम नाराजगी पर बात करेंगे और राकेश, आप ही से मैं जिक्र कर रही थी, आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर रहे, आप लोगों के बीच रहे, क्या वाकई नीतीश कुमार से नाराजगी एनडीए के लिए भारी पड़ने वाली है और एलजेपी से दूरी एनडीए को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएगी? देखिए रचना, मैं आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसको पहले बताना चाहूंगा। एलजेपी एक अहम मुद्दा है, खास तौर पर जेडीयू के लिए। जेडीयू के करीब 20 से 25 ऐसे सीट मैंने जाकर ग्राउंड जीरो पर देखा जहां पर एलजेपी जो है वो जेडीयू को हराने की स्थिति में है। भले वो अपने जीते या न जीते, लेकिन जेडीयू को बुरी तरह से पीछे धकेलने यानी तीसरे पोजीशन पर ले जाने की स्थिति में है। तो ये एक बड़ी जेडीयू के लिए बड़ा झटका है। अगर बात करें जेडीयू के बड़े नेता से, कुछ देर पहले मेरी बातचीत हो रही थी रचना, तो उनका कहना था कि उनका भरोसा जो है महिलाओं पर है, जो उनका मानना है कि महिला वोटर जो निकल रही हैं उनके लिए वोट कर रही हैं। दूसरी बात
कि महादलित पर अभी भी जेडीयू की जो है ये मानना है कि उनकी पकड़ है, लेकिन मैं महादलित के कई जातियों को देखा जो कि इस बार जो है जेडीयू से अलग थे। तीसरी बात कि जो आपने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा है, नीतीश तीन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर नीतीश के खिलाफ जो ग्राउंड जीरो पर स्थिति उनके प्रतिकूल दिख रही थी। पहला कि जो बेरोजगारी, जो युवा वर्ग है वो इस बार नीतीश कुमार से दूर होता दिखा। दूसरी बात कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में जो बाहर से आने वाले जो मजदूर थे, जो बिहारी मजदूर थे, जो बिहार आना चाहते थे, उनके प्रति जो रुख था वो नीतीश कुमार को इस बार हमें जो लगा ग्राउंड जीरो पर कि उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। कोटा में छात्रों के जो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आगे बढ़कर बस भेजते हैं, उनको लाया जाता है, वही नीतीश कुमार का जो रुख रहा। तो ऐसी स्थिति में अब ये जरूर है एक मुद्दा राजीव कि दूसरे और तीसरे चरण में एक लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि राजद के काल का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बीजेपी खासतौर पर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई और खासतौर पर दूसरे चरण में इसका असर जरूर कई क्षेत्रों में दिखा, लेकिन क्या ऐसी स्थिति, क्योंकि जेडीयू के लिए ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है कि जेडीयू कोई मेजर चमत्कार कर सके। ऐसा लगता है राजीव की यही नाराजगी भारी पड़ने वाली है एनडीए के लिए और जेडीयू के लिए, क्योंकि युवा हैं, तेजस्वी भी और चिराग भी, और युवाओं को आकर्षित करने में ज्यादा कामयाब रहे हैं। इसी नाराजगी की बात कर लेते हैं, क्योंकि राकेश जब बात कर रहे थे, राकेश ने 3-4 मुद्दों को रखा और 3-4 मुद्दे ऐसा लगा है लोगों से बात करने के बाद कि वर्तमान सरकार के खिलाफ जाते दिखे हैं। संजीव कौशिक साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश पहले भी कर रहे थे, उनसे संपर्क टूट रहा था। संजीव जी, ये जो नाराजगी का फैक्टर है, दो तरह की नाराजगी है। एक तो विद इन द एनडीए है जहां पर चिराग नाराज हो गए जेडीयू से और समीकरणों को बिगाड़ कर रख दिया। दूसरी नाराजगी इस सरकार से जनता की है। कौन सी नाराजगी कितना भारी पड़ती दिख रही है? क्या नीतीश इस सारी नाराजगी के बीच में नैया किनारे लगा लेंगे या इस बार बहुत बुरी स्थिति होने वाली है? राजीव जी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार, कमोबेश 1.5 साल उसमें नहीं रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इन सरकारों ने काम किया है। सड़कें बेहतर बनी है, बिजली पहुंचाई है, घरों तक जल भी पहुंचाने का प्रयास किया गया और भी बहुत सारे ऐसे काम हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की खोई हुई अस्मिता इतने से वापस आने वाली है? पिछले 15 वर्षों का नतीजा इतना ही होना चाहिए था। 15 वर्षों तक यदि आपने शासन किया और सुराज और सुशासन की बात यदि आपने करी और अब भी यदि बिहार मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले पायदान पे आता है तो ऐसा क्यों? 43,800 लोगों पे आज भी एक डॉक्टर बिहार में है। 32-33% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे है। 58% से ज्यादा बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। पिछले 15 वर्षों में दर्जनों चीनी मिलें बंद हो गई है। वहां पे बेरोजगारी का आलम यह है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो 10 लाख कोई बोलता है तो कोई 18 लाख 19 लाख की बात कर रहा है। स्वास्थ्य की बात यह है कि एक मुजफ्फरपुर में एक चिमकी जैसा बुखार यदि शुरू हो जाता है तो बच्चों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको मरनासन स्थिति से बचाने में मुश्किल हालात पैदा होने लगते हैं। घोटाले की बात जहां तक है तो घोटाले भी बहुत सारे हुए हैं और जो बाद में आपको दिखाई देंगे। लेकिन बिहारी स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि हमने और आपने देखा है कि किस तरह से कोरोना काल के शुरुआती दौर में भूखे पेट, नंगे पांव, वो बेतहाशा अपने गांव की तरफ भागते हुए वो लोगों का दृश्य और पीठ पर महिलाएं बच्चों को लादे हुए, बैग पे लादे हुए, और उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो रुखापन था इन अप्रवासी भारतीयों के लिए या बिहारियों के लिए, भारतीय हमने और ये सब रहेगा, ये सब रहेगा बिहार की जनता के जहन में, सब कुछ रहेगा। शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं। और हमने देखा कोरोना काल में जब लाखों प्रवासी घर लौटे, नंगे पांव में छाले थे, ऐसे लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, अन्न नहीं था। ये सब कुछ बिहार की जनता के जहन में रहने वाला है और इसी आधार पर वोटिंग चल रही है। वोटिंग के अब आखिरी अंतिम कुछ मिनट बचे हैं। अगर आपने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है तो घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए। किन किन मुद्दों पर डाला जा रहा है बिहार में चुनाव में वोट, वही मुद्दे हम लगातार गिना रहे हैं और वही सवाल उठा रहे हैं। पांचवा सवाल है कि चिराग जिस तरीके से अकेले आ गए हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचाएंगे?
चिराग पासवान अनएक्सपेक्टेड तरीके से चुनावी रैलियों में देखे गए, उनके भाषण हमने सुने, वो भी इस दौर में जब उन्होंने अपने पिता को अभी खोया था जी। ऐसे में हमें औरंगाबाद की वो तस्वीर जरूर याद रखनी चाहिए। राकेश कुमार सिंह से भी मेरी बात हुई थी उन दिनों जब औरंगाबाद की रैली में पहुंचे थे, महिलाएं और युवा ज्यादा संख्या में थे और कहा था देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। रामदेव यादव जी से मेरा सवाल होगा, तेजस्वी के गुणगान तो बहुत कर लिए, लेकिन आप चिराग पासवान को किस तरीके से देखेंगे? इन चुनावों में एक नई इमेज बनकर उभरी है। देखिए, चिराग पासवान जी युवा हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने युवाओं को रोजगार देने का जो मुद्दा उठाया, ये स्थानीय मुद्दा, उसके समर्थक रहे आपके चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी भी चाहते हैं बिहार का उदय हो, रोजगार मिले, रोजगार पैदा हो। आज जमीनी हकीकत अरे आप क्या बात कर रहे हैं? चिराग पासवान तो यही कह रहे थे कि फैक्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, क्यों हमारे युवा बाहर पढ़ने जाएं, क्यों हमारे युवा बाहर नौकरी के लिए जाएं, इन सब चीजों की व्यवस्था होगी। चिराग पासवान तो बार बार कह रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं, वो जमीनी बात बोल रहे हैं और वही बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कमाई जब तक नहीं होगा एक सवाल तब तक यहाँ के लोग बेरोजगार रहेंगे और रोजगार का सवाल उठाया है। आज चले जाइए ब्लॉक में अमीन नहीं है, शिक्षक नहीं है उच्च विद्यालय में, प्रोफेसर नहीं है कॉलेज में, कहीं भी कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो हमारे नेता ने जो सवाल उठाया है उसको जनता ने अपने हथेली पर लिया बात है। तो कम से कम लॉजिकल करिए सर, बात तो कम से कम लॉजिकल कीजिए ना रामदेव जी। एक अगर सवाल चिराग मेरा पासवान इनसे- कह रहे हैं तो वो झूठ कह रहे हैं, तेजस्वी जो अपने वादे और दावे लेकर जा रहे हैं वो सब सच है, ऐसा नहीं होता ना। राजीव जी, मेरा जी। एक सवाल है इनसे, राजद के नेता से, कि एक तरफ आपके नेता A to Z की बात करते हैं, पहले MY की बात करते थे, अब A to Z की बात करते हैं। 15 साल का कार्यकाल बिहार की जनता ने देखा है, उसमें चंपा विश्वास से लेके, शिल्पी गौतम कांड से लेके, जातीय संघर्ष से लेके कई ऐसे कांड देखे हैं जिससे जनता का आपके प्रति जो है आज भी निष्ठा जो बननी चाहिए नहीं बन पा रही। तो आप यदि राजद सरकार में आती है, तेजस्वी यादव CM बनते हैं जी, तो आप कैसे A to Z, मतलब A to Z का कहने का मतलब रामदेव जी, हर समाज के लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस ऋषि जी का सवाल है, आप A to Z की बातें कैसे कर रहे हैं? फिर कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे? A to Z की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक खास जाति का प्रभुत्व बढ़ जाता है जब राजद की सरकार आती है। नहीं, जवाब आपने सवाल किया है, जवाब तो ले लीजिए। जी 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 जी, जी मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 15 साल और बाद में नीतीश कुमार का 15 साल, ये सब घिसी पिटी बातें। चंपा विश्वास कांड हुआ था कि नहीं? एक IAS की पत्नी के साथ 3 साल आपके राजद के विधायक हेमलता यादव के पुत्र ने बलात्कार किया था कि नहीं किया था? मैंने कोई गलत बताया? शिल्पी गौतम कांड में साधु यादव का नाम आया था कि नहीं आया था? क्या कारण था कि शिल्पी का दाह संस्कार अहले सुबह में कर दिया गया था? आप एक पत्रकार सवाल कर रहा है तो आप घुमा फिरा रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ अनाथालय के बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर में तो उसका प्रशंसा कौन कर रहा है भाई? आप अपने हिस्से का ठीक है, ये झगड़ा, ये तर्क चलते रहेंगे क्योंकि अब वोटिंग का कुछ ही वक्त बाकी रह गया और हम उन सवालों के साथ हैं कि कौन से फैक्टर यहां पर काम कर गए। सवाल नंबर 6 अभी क्या कहता है? सवाल नंबर 6 अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। तेजस्वी का कांग्रेस और वाम दलों से गठबंधन करना कितना फायदेमंद रहा है? क्या तेजस्वी कई तरह के फायदों में नहीं आ गए इस पूरे चुनाव के दौरान? सतीश के सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और 7वां सवाल यह है कि इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? तो एक तो ये तेजस्वी के फैसले और दूसरा इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? सतीश के सिंह जी, तेजस्वी यादव एक तो चिराग की जो नाराजगी है क्या उस लहर पर भी सवार है? दूसरा साथ में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से फैसले लिए क्या वो उनके हक में जा रहे हैं? और इससे इतर सरकार आपको किसकी बनती दिख रही है? देखिए,
मैंने आपसे कहा कि वहां पर जो जरूरत की जो है ना एक लहर चल रही है बिहार में, लगता है कि जाति पाति भी थोड़ा पीछे पड़ गया। मैं नहीं कहूंगा कि जाति पाति ही एकदम खत्म हो गया है, तो उसका लाभ तो मुझे लगता है उनको मिलेगा। बाकी इलेक्शन मैनेजमेंट में उन क्या रहे, मैंने पहले ही कहा, मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये बात है कि जिन्होंने वो कम्युनिस्ट पार्टियों से जो समझौता किया, वो एक बहुत ही अच्छा मूव उन्होंने अपने तरफ से किया है कि कम्युनिस्ट को ऐसे माना जाता है कि वो गरीब को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस को हमको लगता है कांग्रेस ने स्थिति का फायदा उठाकर उनसे ज्यादा सीटें ले ली, तो शायद वो कांग्रेस का गढ़ अगर तेजस्वी के नाम से, आरजेडी के नाम से, गठबंधन के नाम से बचता है, तब तो देखने वाली बात है। लेकिन जब ऑप्शन ये एक पर्टिकुलर स्थिति में ये शायद जो कम्युनिस्ट वाला चाल है वो सही है, और कांग्रेस को इतना सीट देना शायद उतना अच्छा नहीं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब भी हमारे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, चिराग इस बार अपना चिराग जलाएंगे या एनडीए का चिराग बुझा देंगे? और साथ ही अगर तमाम आप वोटिंग परसेंटेज देखें, आज की स्थिति में 5 बजे 53.71% वोटिंग हो चुकी है, यानी इस बार 55% से ज्यादा जा सकती है, मैं अनुमान लगा सकता हूं। तमाम चीजें देखते हुए चिराग आपके लिए नफे का सौदा है, नुकसान का इस बार विधानसभा चुनाव में? हम जो है रामविलास पासवान जी की इज्जत करते हैं। चिराग अभी नया है, उसका इस राजनीति में कोई बहुत बड़ी चेंज लाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम तो पहले बहुत आगे हैं। प्रधानमंत्री जी का बारे में लोगों ने अपनी राय जो है 2019 के लोकसभा इलेक्शन में दे दी थी, और उसी के हिसाब से जो पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप अपना फर्ज अच्छे और बेहतर तरीके से निभा रहे हैं इकबाल सर, हम समझ सकते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मतलब अंदर खाने राजनीति में सब कुछ संभव, कभी भी कैसे भी हो सकता है, ये एक स्कोप छोड़ दिया है कि अगर आने वाले वक्त में जो चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि एलजेपी और बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन एग्जिट पोल शाम 6 बजे से जरूर जुड़े रहिएगा इंडिया न्यूज पर, क्योंकि हम आपको बताएंगे बिहार में किसकी बन रही है सरकार, और किसकी बन रही है सरकार, और कितने दम के साथ बन रही है सरकार।